बच्चों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर है वह हमने पीएच स्केल के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज को जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हमें वो कुछ दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कुछ लवणों का है वो अध्ययन करेंगे कि उनका निर्माण है वो कैसे किया जाता है, क्या उनके गुणधर्म होंगे और क्या उनके हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं, तो और वो किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए अत्यधिक वो महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक, इनका है हम अध्ययन करेंगे। जो सबसे पहला हमारा जो यौगिक है वो है NaCl। सबको बताइए NaCl है। NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो जितने भी यौगिक है उन जितने भी यौगिक को हमारे क्या होगा, यौगिक का एक तो अणुसूत्र पता होना चाहिए, फिर उसका रासायनिक नाम क्या होता है वो हमारे को पता होना चाहिए, फिर उसको बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, मतलब हम दैनिक जीवन में उनको क्या कहते हैं वो भी हमारे को नाम पता होना चाहिए। तो हमें इसका जो अणुसूत्र है, अणुसूत्र तो क्या हो गया, NaCl हो गया, रासायनिक नाम हो गया इसका सोडियम क्लोराइड, और साधारण भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं, खाने का जो नमक होता है वो होता है हमारा जो NaCl है। अब यहाँ पर देखो NaCl का निर्माण कैसा होता है, ये होने के बाद में भाई नाम पता लगने के बाद में हम इसका पढ़ेंगे निर्माण। तो NaCl का निर्माण, तो NaCl का जो निर्माण होता है वो होता है समुद्र या फिर खारे पानी की जो भी नदियां वगैरह होती है या झीलें होती है उनमें उनको उनका जो पानी होता है, खारा जो पानी होता है उसको सुखाकर है वो किसका निर्माण किया जाता है, NaCl का निर्माण किया जाता है। ये व्यापारिक विधि के आधार पर बता रहे हैं। प्रयोगशाला में भी अलग तरीके से करते हैं, लेकिन व्यापारिक विधि मतलब क्योंकि नमक है तो नमक को क्या है व्यापार की तरह काम में लेते हैं, तो ये व्यापारिक विधि से इसको बहुत अधिक मतलब बनाना पड़ता है। तो व्यापारिक विधि से बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है, समुद्र का पानी या फिर जो खारे पानी की झीलें होती है उनको क्या किया जाता है, उनका पानी है वो धूप में सुखाया जाता है, क्यारें बना दी जाती है, उन क्यारों में क्या किया जाता है, पानी को डाल दिया जाता है। अब जैसे ही क्या होगी, धूप ज्यादा रहेगी तो धूप पड़ने से क्या होगा, पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा, और जो पीछे वो NaCl है वो क्या रह जाएगा, आपका ठोस या क्रिस्टल के रूप में है वो वहां पर जो क्यारें बनी होगी उनके अंदर रह जाएगा। तो इस प्रकार से NaCl का निर्माण होता है। लेकिन जब इस प्रकार से NaCl का निर्माण किया जाता है तो वहां पर कुछ अशुद्धियां भी रह जाती है। वो अशुद्धियां कौन सी होती है, MgCl2 और CaCl2। ये क्या होती है, NaCl का निर्माण करते हैं समय जो मतलब पानी भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन वहां पर जो MgCl2 और CaCl2 है वो पानी मतलब भाप बनकर पानी के साथ में नहीं उड़ते हैं, तो ये अशुद्धि के रूप में रह जाते हैं और इनको हम खा नहीं सकते। इसलिए क्या करते हैं, इनकी अशुद्धि को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, NaCl के संतृप्त विलयन से भरी टंकियों में हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित की जाती है। तो MgCl2 व CaCl2 जैसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, NaCl के संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन मतलब बड़ी बड़ी टंकियां होगी और उसमें संतृप्त विलयन का मतलब हो गया जो भी NaCl रहेगा वो एक ही प्रावस्था में रहेगा, मतलब ठोस ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही प्रावस्था में होना चाहिए, मतलब विलयन की स्थिति में होना चाहिए। और विलयन भी जैसे ठोस में उसमें कुछ ठोस के कण नहीं होने चाहिए, तो पूरा विलयन है तो पूरा विलयन होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो अशुद्ध नमक प्राप्त हुआ, अशुद्ध नमक में कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है, MgCl2 और CaCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धियां पाई जाती है। तो NaCl में जो अशुद्धियां पाई जाती है उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, जो भी NaCl है NaCl की संतृप्त विलयन से जो भी टंकियां भरी होती है उद्योगों के अंदर, उन उद्योग मतलब वहां पर क्या किया जाता है, उस टंकियों में क्या किया जाता है, HCl जो आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो प्रवाहित की जाती है, जिससे वहां पर जो MgCl2 और जो CaCl2 की जो भी अशुद्धियां वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, और वापस से हमारे को है वो क्या प्राप्त हो जाए, शुद्ध जो नमक है वो हमारा अवक्षेपित या शुद्ध नमक है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से वो किसका निर्माण किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया जाता है। तो आपसे पूछेगा सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे करेंगे,
समुद्र का जो खारा पानी है या फिर खारे पानी की जो झीलें होती है उनके पानी को क्या किया जाता है, क्यारियां बनाकर उनको पानी को सुखाया जाता है। सूखने पर क्या होता है, जो पानी है वो तो भाप बन के उड़ जाता है या अवक्षेपित हो जाता है, और जो पीछे रह जाता है ठोस पदार्थ या जो भी क्रिस्टल रहते हैं वो NaCl के रहते हैं। लेकिन इस प्रकार से प्राप्त जो नमक होता है उसके अंदर कई सारी अशुद्धियां पाई जाती है। कुछ अशुद्धियां हैं वो कौन सी होगी, MgCl2 और ClCl2। तो NaCl के अंदर से अशुद्धियों को निष्कासित करने के लिए क्या किया जाता है, उसको NaCl से भरी हुई संतृप्त विलयन से भरी हुई टंकियों में क्या प्रवाहित की जाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित की जाती है, और इस प्रकार से हमारे को शुद्ध है वो नमक प्राप्त हो जाता है। तो ये होगी आपकी NaCl की निर्माण की विधि। किसने NaCl के नाम पढ़ लिए, निर्माण विधि पढ़ ली, अब आता है NaCl के गुण। NaCl के गुण, तो NaCl के अगर सामान्य गुण, तो एक गुण की बात करूं तो NaCl है वो आपका श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, श्वेत क्रिस्टल होता है, श्वेत मतलब सफेद टाइप का ही होता है। तो ये एक गुण इसका आप लिख सकते हो कि श्वेत क्रिस्टलीय ठोस। इसके और भी उदाहरण रहते हैं, 3-4 उदाहरण रहेंगे। तो सब हम जो गुण है उनके बारे में यहाँ पर अध्ययन नहीं करेंगे। आपको है, आपकी जो बुक है, बुक के अंदर गुण दे रखे हैं, तो उन गुणों और उनके उपयोगों के बारे में आपको है वो वहां पर याद कर लेना है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हम जो भी यौगिक हैं उनके यौगिक का निर्माण कैसे करेंगे और उन यौगिकों को हम क्या क्या कहते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट गुण रहेंगे या उपयोग रहेंगे उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बाकी जो भी बच जाते हैं आपके गुण या उपयोग है वो आप किताब से वो अध्ययन कर लेना। तो इसका अगर बात करें कि इसका एक गुण तो आप किताब से पढ़ लोगे, इसका NaCl का उपयोग, तो एक तो सीधी सी बात है यहाँ पर NaCl का उपयोग जो होता है वो किसमें किया जाता है, खाने के रूप में किया जाता है। एक क्या किया जाता है, खाद्य संरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। मतलब चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं वो खराब ना हो उसके लिए क्या किया जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर NaCl का उपयोग, या आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, कोई सा भी यौगिक है, कोई से भी यौगिक का अगर आपको उपयोग पूछ ले रहा, आपको मान लो कोई याद नहीं आता है, तो उस समय आप एक तो लिखना ही लिखना। वहां पर क्या लिखोगे कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक बोलते हैं अभिकारक, अभिकर्मक के रूप में। ये तो आप सारे जितने भी यौगिक है, चाहे कोई सा भी यौगिक आ जाए, उसमें आप वो ये लिख सकते हो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में है वो किसका प्रयोग किया जाता है, NaCl का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडे का, धावन सोडे का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उनका सब का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप सब के अंदर है वो लिख सकते हो। और भी उदाहरण रहेंगे, साधारण नमक के रूप में खाद्य परिरक्षण के अंदर प्रयोग करते हैं। गुण है वो आप किताब से, और इसके जो बाकी के उपयोग है वो आप किताब से अध्ययन कर लेना। अब दूसरा हमारा जो यौगिक है वो है NaOH, और NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका प्रचलित नाम क्या है, इसका प्रचलित नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा पेपर के अंदर जब आता है तब उसके ज्यादातर प्रचलित नाम ही पूछा जाता है, क्योंकि प्रचलित नाम ज्यादा रहेगा तो प्रचलित नाम में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए वो मतलब धावन सोडा, बेकिंग सोडा, तो इसलिए वो ये पूछेगा कि आपको ये प्रचलित नाम दो। प्रचलित नाम को आपको अच्छे से वो आपको याद रखना है। यहाँ पर ये तो हमने पढ़ लिया कि NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अब यहाँ पर नाम हमने पढ़ लिया। अब दूसरा हमारा जो इसका मतलब रहेगा वो रहेगा NaOH का निर्माण है वो कैसे किया जाता है। तो NaOH का निर्माण, तो NaOH का निर्माण करने के लिए NaCl का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। कैसे निर्माण किया जाता है, NaCl का विद्युत अपघटन करवाने पर, विद्युत अपघटन करवाने पर NaCl के जब हम क्या करवाएंगे, जल के साथ में NaCl को क्या करेंगे, जल के साथ में मिलाएंगे, या फिर बोल सकते हो NaCl का जब भी हम विद्युत अपघटन करवाएंगे तो वहां पर किसका निर्माण होगा, NaOH का निर्माण होगा। इससे सरल भाषा समझ सकते हो, यहाँ पर हम क्या डालेंगे, NaCl डालेंगे, और उसके साथ में कुछ मात्रा में क्या डाल देंगे, अगर जल डाल देंगे तो, और फिर इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका NaCl का निष्कासन हो जाएगा, सॉरी NaOH का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ से देखो NaOH का निर्माण कैसे होगा, NaCl का विद्युत अपघटन करवाने पर NaOH का निर्माण होता है। तो यहाँ से देखो NaCl और प्लस H2, ठीक है, जल के अंदर डालेंगे ना। तो अब इसका क्या करवाएंगे, जब विद्युत अपघटन, तो विद्युत अपघटन करवाने पर देखो क्या क्या बनेगा, विद्युत अपघटन करवाने पर देखो क्या बनेगा,
यहाँ से क्या होगा, इस ये H2 किसके रूप में कैसे बनता है, H प्लस और OH माइनस के रूप में बनता है ना। तो यहाँ से क्या होगा Na, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, Na प्लस और Cl माइनस। तो Na प्लस के साथ में कौन जाएगा, OH माइनस, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा NaOH। अब यहाँ पर H प्लस और Cl ये आप लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे HCl, लेकिन ये गलत है, ऐसा हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, हम यहाँ पर कर रहे हैं विद्युत अपघटन। हम क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघटन कर रहे हैं। तो विद्युत अपघटन करते समय, सॉरी मैंने डायग्राम के अंदर वहां पर गर्म किया था, गर्म नहीं करना है आपको। यहाँ पर क्या करना है, NaCl डालेंगे और फिर साथ में इसके क्या डालेंगे, जल डालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका विद्युत मतलब इसके अंदर जो भी दो तार होंगे वो आप तार डालोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका विद्युत अपघटन होगा। तो विद्युत अपघटन मतलब विद्युत धारा है, जो करंट चलता है हमारे घरों के अंदर, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ पर Cl है और जो H प्लस है वो क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में नहीं जुड़ेंगे, ये क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या फिर Cl मतलब एक अन्य Cl के साथ में मिलकर क्या बना लेंगे, Cl2 और H2 बना लेंगे। तो जब भी विद्युत अपघटन होता है ना किसी भी यौगिक का, तब यहाँ पर है वो जो हाइड्रोजन होंगे या फिर क्लोरीन होंगे या जो भी कुछ इस प्रकार से हमारे बच जाते हैं। जैसे एक मेन हमारा जो उत्पाद है वो तो बन ही गए यहाँ पर, NOH तो बन ही गए यहाँ पर, लेकिन जो बाकी बच गए वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर HCl का निर्माण है वो नहीं होगा, किसका निर्माण होगा, सीधा सीधा Cl2 और H2 का निर्माण होगा। तो ये किसका निर्माण हो गया, NOH का निर्माण हो गया। जब सोडियम क्लोराइड का क्या करवाया जाता है, विद्युत अपघटन करवाया जाता है, तब NOH, Cl2 और H2 गैस का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे हम क्या करते हैं, जो पात्र है, पात्र के अंदर जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो तार डालते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो दोनों तार हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। जिस पर धनावेश होता है और जिस पर ऋणावेश होता है, जिस पर धनावेश होता है उसको कहते हैं एनोड, क्या कहते हैं, एनोड, और जिस पर ऋणावेश होता है उसको कहते हैं कैथोड। अब यहाँ पर होगा क्या, एनोड के ऊपर, अब यहाँ पर देखो जैसे ही जल अपघटन करवाएंगे, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ से होगा क्या कि NaCl है तो वहां पर क्या होगा, Cl माइनस टूट जाएगा, Na प्लस अलग हो जाएगा, H2 है तो वहां पर H2 हो जाएगा, तो यहाँ पर H प्लस और किस में टूट जाएगा, OH माइनस के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो Cl के ऊपर माइनस है, वो Cl के ऊपर माइनस है, जो Cl क्लोरीन जो गैस है या क्लोरीन होगा वो जाएगा आपका एनोड पर, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या प्लस है और हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बना था आपका H प्लस, वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा आपका कैथोड पर। तो ये भी आपका मतलब इसके आगे आप जोड़ोगे कि क्या होगा, NOH का निर्माण कैसे होता है, जब NaCl का विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो वहां पर NOH का निर्माण होता है, वहां पर जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन जाता है एनोड के ऊपर और जो हाइड्रोजन होता है वो जाता है कैथोड के ऊपर। तो ऐसा भी यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर विद्युत अपघटन करवाते हैं तो क्लोरीन है वो कौन से मतलब बैटरी के जो टर्मिनल है या लाइट का टर्मिनल है वहां पर जाता है, तो आप लिख दोगे एनोड टर्मिनल पर, और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो कौन से टर्मिनल पर जाएगा, कैथोड टर्मिनल पर ये हाइड्रोजन है वो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके NOH का निर्माण हो जाता है। और NOH का है वो क्या कहते हैं, उसको NOH कहते हैं कास्टिक सोडा। अब हमारा NOH का निर्माण हो गया। अब आता है NOH का, ये NOH के गुण, NOH के गुण है वो क्या आते हैं, तो इनका अध्ययन है वो आप क्या कर लेना, किताब से कर लेना। एक इसका इंपोर्टेंट गुण है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो NOH होता है ना वो जल का मतलब विद्युत अपघट्य के रूप में ज्यादा काम में लिया जाता है। विद्युत अपघट्य के रूप में, विद्युत अपघट्य के रूप में क्यों लिया जाता है, विद्युत अपघट्य का मतलब हो गया कि मतलब विद्युत का आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, NOH का प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि NOH को आप जैसे ही जल में डालोगे तो ये तुरंत है वो क्या हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस के रूप में निष्कासित हो जाएगा। तो जैसे जल में डालते हैं Na प्लस और OH माइनस के रूप में निष्कासित हो गया। तो यहाँ से अगर आप क्या करोगे, कोई एक मतलब तार डाल दोगे तो फिर यहाँ से क्या हो सकता है, तार डालोगे तो आप यहाँ पर एक अलग तार डाल दो तो यहाँ से आपकी करंट है वो प्रवाहित होने लग जाए। एक तार आपका ऐसे जा रहा है और यहाँ पर आपने क्या किया, तार डाला, और यहाँ पर आपने कोई भी यहाँ पर तार नहीं लगाया यहाँ पर, और यहाँ पर आपने एक नया तार लगा, इन दोनों तारों को टच नहीं करवाया, फिर भी आपने यहाँ पर NOH का विलीन भर रखा है। तो यहाँ से होगा कि आप जैसे जल में डालोगे NOH को तो ये Na प्लस और OH माइनस के रूप में टूट जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, NOH का विलीन होगा वो क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा। इसलिए ये विद्युत अपघट्य के रूप में काम में आता है, क्योंकि ये क्या होता है, जल्दी से जल में क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। तो ये इसका इंपोर्टेंट गुण है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके उपयोग आते हैं, तो उपयोग है वो आप किताब से अध्ययन कर लेना कि इसके उपयोग है वो क्या क्या होंगे। तो अगला हमारा जो तीसरा यौगिक है वो है CaOCl2। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसको बोलते हैं, इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने पहले क्या देख लिया, इसका नाम देख लिया, क्या नाम है, रासायनिक नाम क्या है, फिर प्रचलित नाम क्या है। अब हमारे को क्या देखना है कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है उसका निर्माण कैसे होता है। तो CaOCl2 का निर्माण, CaOCl2, इनके अणुसूत्र भी आपको ध्यान में रखने का निर्माण। तो CaOCl2 का निर्माण कैसे किया जाता है? CaOCl2 का निर्माण करने के लिए हम बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछली जो क्लासेस थी उसके अंदर मैंने बताया था कि बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। बिना बुझे हुए का क्या होता है, CaO, और जब इसके साथ में जल डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो, H+ और OH-, तो यहाँ से क्या होगा सॉरी जल के साथ में डाला है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका देखो Ca, और यहाँ पर कितने OH आ जाएंगे, 2 OH आ जाएंगे, 2 OH2 आ जाएगा। तो ये आपका किसका निर्माण हो जाएगा, बिना बुझे हुए चूने का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बिना बुझा हुआ चूना लेंगे हम, और फिर उसका हम यहाँ पर देखो क्या करवाएंगे, उसके साथ में क्लोरीन गैस डालेंगे। तो जैसे ही क्लोरीन गैस डालेंगे तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका CaOCl2। तो CaOCl2 का निर्माण कैसा होता है, जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर किसका निर्माण हो जाएगा, विरंजक चूर्ण CaOCl2 का निर्माण है वो हो जाएगा। यहाँ पर और भी बनेगा ना, क्या बनेगा, यहाँ से देखो ये OH2, ये बना कैसे वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो CaOH2 है, तो ये देखो OH कितने हैं, 2 है ना यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो H और OH है ये बनेंगे, ये बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलते ये क्या बना लेंगे, H2, और जो बाकी बच गया यहाँ पर क्या बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया। तो ये एक ऑक्सीजन, तो CaO और ये एक Cl2 हो गया, तो बन गया CaOCl2। तो ये इस प्रकार से आपका विरंजक चूर्ण का निर्माण हो गया। अब वो हम इसके क्या पढ़ते हैं, निर्माण हो गया। अब इसके पढ़ेंगे हम गुण। तो इसके कुछ गुण है वो आपको इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो वो गुण, इंपॉर्टेंट गुण क्या है देखो, CaOCl2 या विरंजक चूर्ण के गुण। जो विरंजक चूर्ण होता है या CaOCl2 होता है, वो तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देती है। क्या करती है, तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके वो क्या करती है, जो विरंजक चूर्ण है वो क्या करता है, क्लोरीन गैस देता है। कैसे देखो, CaOCl2 की अभिक्रिया अगर तनु अम्लों के साथ में, जैसे HCl, ये तनु अम्ल, तनु किसे बोलेंगे, जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो किसकी अपेक्षा, अम्ल और क्षार की अपेक्षा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तनु HCl, तो इसके साथ में अभिक्रिया होगी, तो कैसे अभिक्रिया होगी देखो, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका CaCl2, और यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, किसका हो जाएगा, एक और क्या बन जाएगा आपका H2O और प्लस का Cl2, ये वो आपका क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो किस किस का निर्माण हुआ, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अभिक्रिया करवाई तनु अम्ल के साथ में, तो तनु अम्लों के साथ में जैसे अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर बन गया कैल्शियम क्लोराइड, ये लवण बन गया आपका, और ये क्या बन गया, जल बन गया, और ये क्या बन गया, Cl2 बन गया। तो कैसे बना देख लो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर भी आप 2 लगा दो ताकि अभिक्रिया संतुलित हो जाए। ठीक है, 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन नहीं हुई क्या, यहाँ पर 2 कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, फिर यहाँ पर 2 करोगे तो यहाँ पर फिर 4 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, 2 × 2 4 हो गए, यहाँ पर 4 H है, 4 भी क्लोरीन, तो यहाँ पर 2 कर दो, ये आपकी होगी अभिक्रिया संतुलित। तो ये इस प्रकार से इसका निर्माण हो गया। अब देखो आगे एक उदाहरण और देख लेते हैं। जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया करवाई जाती है तनु अम्ल जैसे H2SO4 के साथ में, तो वहां पर किसका निर्माण होगा, कैल्शियम के साथ में SO4 चला जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, तो CaSO4 प्लस का, और क्या बन जाएगा यहाँ पर H2O,
और साथ में किसका निष्कासन हो जाएगा, Cl2 का। तो देख लो यहाँ पर जैसे ही क्या किया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया वो किसके साथ में करवाई जाती है, तनु अम्लों के साथ में करवाई जाती है। तो यहाँ पर किसका निष्कासन हो रहा है, Cl2 गैस का निष्कासन हो रहा है। ये इसके गुण पढ़ रहे हैं, किसके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के गुण पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपका, ये इंपोर्टेंट गुण है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया जब तनु अम्लों के साथ में करवाई जाती है तब वहां पर वो किसका निर्माण होता है, किसका निष्कासन होता है, वो Cl2 गैस का निष्कासन होता है। अब यहाँ पर ये जो Cl2 गैस का निष्कासन होता है वो ऐसे नहीं बैठती है, वो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। अब वो गड़बड़ क्या करती है, ये जो Cl2 गैस यहाँ से निष्कासित हुई है, ये Cl2 गैस है, वो क्या करती है, वाष्प पे जो गैस होगी वो कहां पर जाएगी, वायु में जाएगी। तो वो क्या करेगी, आपकी Cl2 गैस है वो जल के साथ में संयोजित होकर नवजात परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, नवजात परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण है वो होगा यहाँ पर। तो Cl2 प्लस H2, तो यहाँ पर बनेगा क्या, HCl और प्लस का नवजात परमाणविक ऑक्सीजन, और यहाँ पर कर देता हूँ 2। तो इसको क्या बोलेंगे, जो इसको ऑक्सीजन को इस प्रकार से डिब्बे में बंद कर रखा है, ये होता है आपका नवजात परमाणविक ऑक्सीजन। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी हमारे को प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में ऐसे नहीं मिलता है ऑक्सीजन के रूप में, वो मिलेगा तो O2 के रूप में मिलेगा। इसलिए यहाँ पर Cl2 की अभिक्रिया जब H2 के साथ में होती है, यहाँ से Cl2 निकली भाई, जैसे हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ में करवाई, तनु अम्लों के साथ में करवाई। तो करते ही यहाँ से क्या हुआ, Cl2 गैस का निष्कासन हुआ। Cl2 गैस ने क्या किया, वाष्प के अंदर जो भी H2 थी उससे अभिक्रिया की, और अभिक्रिया करके उसने नवजात परमाणुक ऑक्सीजन का निर्माण कर दिया। और ये जो नवजात परमाणुक ऑक्सीजन है उसका एक गुण और होता है, वो गुण क्या होता है, ये कोई भी रंगीन पदार्थ होगा जिसमें कलर होगा, तो रंगीन पदार्थ से जैसे ही अभिक्रिया करती है नवजात परमाणुक ऑक्सीजन, तो वो उसको कर देती है रंगहीन। तो ये भी एक इसका है वो इंपोर्टेंट गुण है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो गुण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये आपको चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि नवजात परमाणु ऑक्सीजन है उसका निर्माण कैसे होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की जब अभिक्रिया तनु अम्लों के साथ में करवाई जाती है तो वहां पर Cl2 का निष्कासन होता है। Cl2 है वो क्या कर लेती है, H2 के साथ में अभिक्रिया करके नवजात परमाणु ऑक्सीजन का निर्माण कर लेती है। क्वेश्चन आ गया, नवजात परमाणु ऑक्सीजन का एक गुण बताओ या एक उसका उपयोग बताओ। तो नवजात परमाणु ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों का किस में बदल देती है, रंगहीन पदार्थों में बदल देती है। ये इसका एक वो क्या हो गया, उपयोग हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है CaCl2 के उपयोग। तो CaCl2 के उपयोग है वो आपको खुद को है वो किताब से पढ़ने या जो भी आपको मैंने मतलब नोट्स प्रोवाइड कराए हैं उनके अंदर वहां पे पढ़ लेना। तो CaCl2 को जो CaCl2 का उपयोग अगर बोले तो यहाँ पर होता है आपका पानी को शुद्ध करने में, मतलब बैक्टीरिया वगैरह होता है ना उनको नष्ट करने के लिए वो किसका प्रयोग किया जाता है, CaCl2 का प्रयोग किया जाता है। जो भी ये मतलब नहरों के पानी वगैरह आते हैं घरों तक पहुंचाए जाते हैं उनके लिए भी ये वो क्या किया जाता है, उसमें उनमें भी क्या डाला जाता है, ये विरंजक चूर्ण है वो डाला जाता है ताकि वहां पर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, जो भी जीवाणु वगैरह होते हैं वो सारे क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। इसीलिए नहर का जो पानी आता है उसमें कभी कभी ये वो ऐसे बुलबुले टाइप के बनते हैं, वो किसके होते हैं, आपके CaCl2 या विरंजक चूर्ण के होते हैं। तो ये हो गया आपके विरंजक चूर्ण का नाम, निर्माण, गुण और इसके उपयोग है वो आप किताब से अध्ययन कर लेना। गुण भी है, ये एक इम्पोर्टेंट गुण था, मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा जो गुण है वो आप किताब से अध्ययन करना। तो ये हो गए हमारे 3 यौगिक। अगला जो चौथा यौगिक आता है वो है आपका NaHCO3 और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको ऐसा भी बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। ये भी है, ये भी कभी कभी नाम आ सकता है, तो आप ऐसा भी इसको ध्यान में रखना, सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका ये हो गया रासायनिक नाम। अब इसका प्रचलित नाम क्या होगा, तो प्रचलित नाम है इसका बेकिंग सोडा, और इसका नाम है बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सामान्य भाषा में खाने का सोडा। क्या होता है ये, खाने का सोडा। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जब चींटी वगैरह या जो भी कीट वगैरह डंक लगाते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे या खाने का सोडे का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो NaHCO3 है इसका उपयोग तो एक तो मैंने वो आपको बता दिया, इसके अलावा वो इसका उपयोग किया जाता है केक बनाने में।
किस बनाने में, किसको बनाने में, केक बनाने में। क्या होता है, जो ये बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडे को क्या करते हैं, केक के अंदर डालते हैं, और फिर जैसे ही केक को गर्म किया जाता है तो यहाँ पर इसको गर्म करने से, NaHCO3 को गर्म करने से CO2 गैस है वो निकलती है, और CO2 गैस के निकलने से वहां पर क्या हो जाता है, केक वो फूल जाता है, और फूलने से वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो केक बनाने में भी है वो किसका प्रयोग किया जाता है, आपका इसे खाने के सोडे का प्रयोग किया जाता है। और बाकी तो आपको पता ही है कि किस किस में इसका प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये इसका हो गया, नाम हो गया। अब इसका क्या पढ़नी है हमारे को, निर्माण विधि NaHCO3 के निर्माण। तो NaHCO3 का निर्माण हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, एक तो हम क्या करेंगे, जब NaCl की अभिक्रिया करवाएंगे CO2 H2O और NH3 के साथ में, CO2 H2 और NH3 के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे। NaCl की अभिक्रिया CO2 H2 और NH3 के साथ में करवाएंगे, तब NaHCO3 का निर्माण होगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या क्या, देखो, NH4Cl और प्लस का NaHCO3, NH4Cl और NaHCO3। यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया तो क्या बन गया, CO3, और यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसके पास में आ गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया तो बन गया NaH, और यहाँ से जुड़ गया CO3, Cl निकल के यहाँ पर चला गया, और यहाँ से जो दो थे इनमें से एक यहाँ पर आ गया और एक बचा वो इसके साथ में चला गया, तो NH4Cl का निर्माण हो गया। इस प्रकार से वो किसका निर्माण हो गया, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडे का निर्माण हो गया। इसका एक और तरीके से भी हम इसका निर्माण कर सकते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की अभिक्रिया करवाई जाती है CO2 प्लस H2 के साथ में, तब भी वो किसका निर्माण होता है, आपका NaHCO3 का निर्माण होता है। तो ये आप दो तरीके से वो इसका निर्माण कर सकते हो। अब आपकी मर्जी, आप कौन से याद करते हो, दोनों तरीकों से आप करोगे। आपको पूछ ले कि NaCO3 का निर्माण कैसे होता है, अभिक्रिया लिखिए, तब या तो आप ये अभिक्रिया लिख सकते हो या ये अभिक्रिया लिख सकते हो। आपकी मर्जी, आप कौन सी लिखना चाहो या आपको कौन सी याद रहे। वैसे तो याद दोनों ही करनी है, क्योंकि दोनों ही क्या रहेगी, आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये हो गया आपका NaHCO3 का निर्माण। फिर आते हैं अब NaHCO3 के गुण। तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट मैं गुण बता देता हूं कि जैसे ही क्या करते हैं, बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं, तो बेकिंग सोडे को गर्म करने से, NaHCO3 को गर्म करने को इस प्रकार से डेल्टा से प्रदर्शित, ये तीर का निशान लगाते हैं, तीर का निशान के ऊपर ये डेल्टा लगा देते हैं, इसका मतलब यहाँ पर गर्म कर रहे हैं हम। तो NaHCO3 है, उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करते समय क्या बनता है, ये इसी अभिक्रिया का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, Na2CO3 और प्लस का H2O और प्लस का CO2। ये मैंने बताया था ना शुरुआत के अंदर कि जैसे क्या करते हैं, केक के अंदर है वो NaHCO3 डालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, तो वहां पर क्या निकलती है, CO2 बाहर निकलती है। ये देखो CO2 निकल रही है यहाँ पर, तो ये CO2 बाहर निकल रही है, तो इसीलिए वहां पर बुलबुले टाइप के बन जाते हैं और केक फूल जाता है। तो ये एक इसका महत्वपूर्ण गुणधर्म है NaHCO3 का। बाकी के जो गुणधर्म है वो आप किताब से पढ़ लेना। फिर आते हैं इसके उपयोग, NaHCO3 का उपयोग है वो क्या होता है। एक तो आपको बता दिया, क्या हो गया, केक फुलाने में किसका प्रयोग किया जाता है, NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कीट जो भी होते हैं, कीट मकोड़े होते हैं, उनके डंक लगने पर भी है वो किसका प्रयोग किया जाता है, NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका चौथा है वो यौगिक। अब पांचवा यौगिक है हमारा Na2CO3.10H2। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.NH2 बोलते हैं। इसका रासायनिक सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसका प्रचलित नाम क्या है, इसका प्रचलित नाम है धावन सोडा। क्या होता है, धावन सोडा, या फिर इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं, धोने का सोडा, धोने का सोडा। तो ये क्या हो गया, इसका अणुसूत्र हो गया, रासायनिक नाम हो गया, ये प्रचलित या सामान्य नाम हो गया। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि Na2CO3 का निर्माण कैसे होता है। Na2CO3 का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। इसका निर्माण तो Na2CO3 का निर्माण करने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं बेकिंग सोडे को। किसको प्रयोग में लेंगे, बेकिंग सोडे को। एक और विधि होती है, 16वीं विधि होती है। तो 16वीं विधि आपको ध्यान रखना है कि उससे भी करते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर करेंगे
किससे? बेकिंग सोडे को। बेकिंग सोडे को गर्म करेंगे और बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ये बेकिंग सोडे को हम क्या करेंगे? गर्म करने के लिए यहाँ पर ऊपर डेल्टा का साइन लगा देंगे। बताओ अभी हमने देखा था पीछे क्या क्या बनेगा यहाँ से? Na2CO3 और प्लस का H2O और प्लस का CO2। ठीक है, ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। संतुलित करोगे तो आपके पास में जाएगा यहाँ पर 2 लगाओगे और फिर यहाँ पर ये आपका आसानी से मतलब सारे वो सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मान लो आपने 2 लगा दिया तो कितने हो जाएंगे? 2 सोडियम। 2 सोडियम है। यहाँ पर कार्बन कितने हो गए? 2 हो गए। तो यहाँ पर कार्बन कितने? 1 और 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 × 3 कितने हो गए? 2 × 3 6 होने चाहिए साइड में भी ऑक्सीजन। तो कितने? 3 4 5 और 6 संतुलित है। हाइड्रोजन कितने साइड में? 2। एक साइड में भी 2 होने चाहिए। ये 2 हाइड्रोजन। तो अभिक्रिया हमारी क्या है? संतुलित है अभी यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये Na2CO3 डॉट प्लस H2 प्लस CO2 बन गया। लेकिन अभी ये नहीं बना हमारा। अभी ये जो Na2CO3 है, ये Na2CO3 है वो हमारा धावन सोडा या बेकिंग सॉरी ये खाने का धोने का सोडा है वो नहीं है, क्योंकि धोने के सोडे में ये धावन सोडे के अंदर डॉट करके 10H2 और है। इसका मतलब हमारे को क्या करना है? इस Na2CO3 का क्रिस्टलीकरण करवाना है। शुरुआत के अंदर हमने पढ़ा था कि जो लवण है, लवण की इकाई के सूत्र के साथ में जो भी जल की निश्चित मात्रा जुड़ी होती है उसको हम क्रिस्टल जल बोलते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे को इसके साथ में अगर हमारे को जल जोड़ना है, कितने जल के अणु जोड़ने हैं? 10 जल के अणु जोड़ने हैं। तो Na2CO3 को करवाएंगे हम क्रिस्टलीकरण। तो यहाँ पर क्रिस्टलीकरण करने से क्रिस्टलीकरण करने पर तो क्रिस्टलीकरण करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? Na2CO3 उसके साथ में अगर हम जोड़ देंगे 10H2O तो ये डॉट के रूप में जुड़ जाएगा, मतलब Na2CO3 डॉट 10H2। तो ये आपका किसका निर्माण हो गया? धावन सोडे या धोने के सोडे का निर्माण हो गया। धोने के सोडे या धावन सोडे का निर्माण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं बेकिंग सोडे को। जैसे हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो गर्म करते ही वहां पर क्या बन जाएगा? आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट है वो क्या होता है आपका? सोडियम कार्बोनेट का ये पूरा धावन सोडा नहीं होता है। इसके साथ में क्या जुड़ा होना चाहिए? इसके Na2CO3 के साथ में क्या जुड़ा होना चाहिए? 10 जल के अणु भी जुड़े होने चाहिए। और वो 10 जल के अणु जोड़ने के लिए हम इसका क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण करते हैं। और क्रिस्टलीकरण करते हैं यहाँ पर हमारे को क्या मिल जाएगा? धावन सोडा या फिर धोने का सोडा है वो मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका निर्माण विधि। अब इसके पढ़ते हैं गुण। तो धावन सोडे के गुण। तो धावन सोडे के गुण क्या होता है? जैसे ही हम क्या करते हैं? धावन सोडे को गर्म करते हैं Na2CO3 डॉट 10H2। तो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा Na2CO3 और प्लस का 10H2। कहने का मतलब जो ये 10 जल के अणु है ना, वो 10 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। और इस प्रकार से जो हमारे को जो Na2CO3 प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलेंगे? सोडा एस। तो ये भी एक आपका एक इंपॉर्टेंट है वो नाम होता है कि सोडा एस का निर्माण कैसे होता है? धावन सोडे को जब गर्म किया जाता है तब वहां पर सोडा एस है उसका निर्माण होता है। तो सोडा एस का आपको फॉर्मूला पूछे तो आपको ये लिखना है। सोडियम कार्बोनेट का पूछे अगर तो आपको कौन सोडियम कार्बोनेट का ये लिखना है। और अगर आपको ये पूछ ले कि धावन सोडे का आपको लिखना है तब धावन सोडे का साथ में ये 10H2 भी आना चाहिए। हम इसको सोडियम कार्बोनेट ही बोलते हैं, इसको भी पूरे को 10H2 को यहाँ पर मतलब यहाँ पर साथ में नहीं बोलेंगे। फिर भी आपको है वो ऐसे नहीं पूछेगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखो। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बोले तो आप ये लिख सकते हो, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है। और अगर आपको पूछ ले कि धावन सोडे का नाम लिखना है, सूत्र लिखना है, अणुसूत्र लिखना है, तब आपको ये लिखना है। सोडा एस का पूछे तब आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट गुण था जो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके अन्य उदाहरण है वो आप किताब से अध्ययन कर लेना। अब इसके बाद मिलते हैं इसके उपयोग। तो उपयोग के अंदर है एक तो वही हो गया वस्त्र उद्योग में, जो भी वस्त्र उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, उनमें इस धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा धावन सोडे का प्रयोग है वो एक वो जो हमारा प्रचलित है, कौन सा प्रचलित है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। ऐसे करते 2-3 और आप लिखोगे तो 3 या 4 या 5 याद होगे तो आपके बहुत है, इतने काफी है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये हो गया हमारा 5वां दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक। अब हमारा जो अंतिम बचता है वो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। छठा जो हमारा है वो है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम होता है
कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट और इसका जो प्रचलित नाम होता है वो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं POP, ये इसका शॉर्ट नाम होता है POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इसका निर्माण पेरिस में हुआ था सर्वप्रथम, इसलिए वहां पर दिया गया इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा होगा ना कि किसी के मान लो कहीं से गिरने से या किसी भी कारणवश से किसी के जो भी मतलब हाथ के लग जाती है या फिर हड्डी टूट जाती है, तो हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, वहां पर चारों तरफ जो भी है जैसे हाथ की हड्डी टूटी है तो वहां पर क्या करेंगे, चारों तरफ है वो क्या लगा देंगे, इस प्रकार सफेद सफेद पदार्थ लगा होता है ना, तो वो सफेद सफेद पदार्थ है वो क्या होता है आपका POP या फिर क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमने देख लिया अणुसूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, प्रचलित नाम या सामान्य नाम क्या है। अब हमारे को देखना है कि POP का निर्माण कैसे होता है। तो POP का निर्माण, तो जो POP का निर्माण होता है, POP का निर्माण होता है जिप्सम से, जिप्सम को गर्म करने से। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है, शुरुआत में हमने पढ़ा था, शुरुआत में जो पहला वीडियो लेक्चर था उसमें पढ़ा था, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। जैसे इसको गर्म करेंगे तो गर्म करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्म करते ये बन जाएगा आपका CaSO4.12H2 और प्लस का H2, ये बन गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम संतुलित भी कर सकते हैं, तो देखो संतुलित करते हैं, यहाँ पर क्या करो आप 2 कर दो, यहाँ पर 2 करते हैं, कैल्शियम कितने हो गए 2, यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर भी 2 कर दो। देखो यहाँ पर 2 कैल्शियम इस साइड में, 2 SO4 इस साइड में, या इस अलग ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो डॉट करके 2H2 लिखा, तो ये 2 है वो इससे गुणा होगा, पहले तो 2 है वो इससे गुणा, ध्यान से देखना। पहले तो क्या होता है कैल्शियम को कैसे, यहाँ पर जो कैल्शियम के नीचे ये ऑक्सीजन के नीचे ये इनसे गुणा होता है। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कितना 1 है तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सीधा 1 होगा, तो कैल्शियम कितना हो गया 1 से गुणा होगा 2, तो 2 हो गया कैल्शियम, तो इसलिए यहाँ पर 2 हो गए। फिर हमने इसको साथ में बोल दिया यहाँ पर 2 कितना SO4, तो यहाँ पर भी 2 SO4 है, सेम टू सेम इसलिए हो गया। फिर यहाँ पर देखो ये 2 है ना, वो क्या होगा पहले इस 2 से गुणा होगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4, और फिर ये 4 है वो किससे गुणा इससे होगा, तो यहाँ पर कितने, या तो ऐसे बोल दो कि यहाँ पर कितने H2 है 4 H2 है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पर 8 क्या है आपके हाइड्रोजन है और 4 क्या है ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर भी आपको या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसा आपको ऐसा बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि यहाँ पर कितने H2 है 4 H2 है, तो हमारे को इस साइड में भी कितने H2 करने हैं 4 H2 करने हैं, तो वो कैसे करेंगे। अब देखो इस साइड में 2 को आप ये 2 है वो इससे भी गुणा होगा, तो 2 जब इस 1/2 से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर बचा कितना 1 H2, बचा कितना 1 H2, तो यहाँ पर 1 और 2 मतलब यहाँ पर कितने H2 है, केवल 2 ही है, और यहाँ पर कितने 4 है, इसका मतलब 2 H2 हमारे को और जोड़ दें, तो 2 H2 और जोड़ दो, H2 जोड़ दिए हमने, तो इन तीनों H2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं ना 3H2, तो ये होगी हमारी अभिक्रिया संतुलित। अब देख लो इस साइड में कितने H2 है, ये 3H2 और ये 2 इससे गुणा होगा, तो 2 × 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर 1H2 3H2 4H2, और यहाँ पर देख लो 2 सीधा इससे गुणा हुआ तो कितना हुआ 4H2। अभिक्रिया हमारी क्या होगी संतुलित होगी। ये हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। अब यहाँ पर देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण क्या होंगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो गुण है वो क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 है .12H2। इसको जब आप क्या करोगे गर्म करोगे, किसको गर्म करोगे POP को, तो POP को गर्म करने से क्या हो जाएगा, POP को गर्म करते हैं यहाँ पर जो इसके साथ में ये ½ H2 है वो भी क्या हो जाएगा निकल जाएगा, और ½ H2 निकल जाते ही यहाँ पर क्या बचेगा, कोई भी जल का अणु नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा इसको गर्म करने से निकलेगा, ये POP को गर्म करने से H2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CaSO4 और बाकी वो जो है H2 है वो निकल जाएगा यहाँ पर साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस प्रकार से ये हमारे को जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं मर्त तापित प्लास्टर, मर्त तापित प्लास्टर।
तो ये एक इसका इंपोर्टेंट मतलब गुण है कि पीओपी को हम जैसे ही गर्म करेंगे तो पीओपी गर्म करते हैं, यहाँ पर जो इसके अंदर संपूर्ण जल है वो बाहर निकल जाएगा, और संपूर्ण जल बाहर निकलते ही वहां पर जो हमारे को प्राप्त होगी यौगिक उसको हम बोलेंगे मर्द तापित प्लास्टर। तो ये हो गया आपका इसका एक इम्पोर्टेंट गुण। बाकी गुण है वो आप देख लेना वहां पर साथ में। और इसका एक इसके उपयोग, तो उपयोग क्या हो गया, हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी का प्रयोग किया जाता है। एक और है यहाँ पर कि जैसे ही हम क्या करते हैं इस सीएसओ या प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी के साथ में जैसे ही हम जल डालते हैं, जल मिलाते हैं, तो जैसे ही देखो CSO4 है, CSO4 के साथ में .H2 ये पीओपी हो गया, और इसके साथ में जैसे ही हम जल डालेंगे तो ये आपका बन जाएगा जिप्सम CSO4.2H2। ये देखो ऊपर वाली अभिक्रिया होगी जिससे जिस चीज से पीओपी का निर्माण हुआ, देखो पीओपी का निर्माण जिप्सम है, जिप्सम गर्म करने से यहाँ पर देखो H2 यहाँ पर निकला था और पीओपी बना था। उसी प्रकार से अगर हम क्या करेंगे पीओपी के साथ में वापस जल ऐड कर देंगे तो वापस क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम क्या होता है आपका कठोर हो जाएगा वहां पर। इसलिए क्या करते हैं जैसे टूटी फूटी जो भी हड्डियां होती हैं उनको जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप किया जाता है, फिर उसमें क्या मिला दिया जाता है, जल मिला दिया जाता है, और जल मिलाते ही वो जिप्सम बदल जाएगा, और जिप्सम मिलते ही वो बिल्कुल कठोर हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो पीओपी का भी उपयोग है वो चिकित्सा में किया जाता है। तो ये पीओपी का हो गया रासायनिक नाम है। निर्माण विधि हमने देख ली, जिप्सम को गर्म करने से प्राप्त होता है। गुण इसके कुछ देख लिए हमने कि जैसे पीओपी को गर्म करेंगे तो वहां पर संपूर्ण जल वो बाहर निकल जाएगा, तो वहां पर जो प्राप्त होगा हमारे को उसको बोलेंगे हम मर्द तापित प्लास्टर। और इसके हमने वो उपयोग भी देख लिए कि इसको जो भी हड्डियां हैं वो टूट गई हैं उनको जोड़ने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी के जो गुण है और उपयोग है वो आपकी किताब के अंदर अच्छे से आपको सारे दे रखे हैं, तो आप अध्ययन कर लेना। तो आज वो हमने 6 वो क्या कर लिए हैं, 6 के 6 मतलब जो दैनिक जीवन में आने वाले हैं यौगिक है उनका उपयोग कर लिए हैं। अब अगर मैं बात करूँ आपको 6 के एक साथ नाम लिखते हैं क्या क्या इनको क्या क्या कहते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो ये होते हैं आपके रासायनिक नाम, और यहां पर हम लिखेंगे अणुसूत्र। तो सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र हो जाएगा NaCl। प्रचलित नाम भी लिख देते हैं, प्रचलित नाम क्या होगा इसका, नमक। फिर आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र होता है आपका NaOH। प्रचलित नाम हो जाएगा आपका कास्टिक सोडा। फिर हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो अणुसूत्र है वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका CaOCl2। ये देखो कैल्शियम है, और इसका प्रचलित नाम क्या हो जाएगा, प्रचलित नाम हो जाएगा इसका विरंजक चूर्ण। चौथा हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है, यह अणुसूत्र होता है NaHCO3, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा या दावन सोडा। उसके बाद में चौथा जो हमारा था, पांचवा था हमारा, वो था हमारा दावन सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट, और उसका अणुसूत्र होता है Na2CO3.10H2O, और इसका जो प्रचलित नाम है वो क्या है हमारा दावन सोडा, या फिर सॉरी ऊपर मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पर ये क्या होगा आपका खाने का सोडा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह करके धोने का सोडा। एक और बच जाता है आपका, ये कुछ वो एक साथ में ऐड करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर छठा आपका कौन सा था, Na2CO3,
Na2CO3। मतलब हम क्या करते हैं, जब सोडियम इसको जो आपका दाउन सोडा है उसको गर्म करेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा हमारे को, गर्म करते हैं वहां पर जल कण निकल जाएंगे, तो हमारे को जो वहां पर प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सोडा एस। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सोडा एस। तो सोडा एस का फॉर्मूला क्या होगा, अणुसूत्र क्या होगा, सोडा एस का अणुसूत्र होता है Na2CO3। ये हो जाएगा इसका अणुसूत्र। और प्रचलित नाम या नाम तो इसका रासायनिक नाम तो वैसे क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, और सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं, ध्यान रखना है। अगला आपका जो सातवां है वो आपका है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O। और इसका जो प्रचलित नाम होता है वो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर इसको बोलते हैं POP। ये इस प्रकार से वो हमने 6 वो दैनिक जीवन में काम आने वाले यौगिकों के बारे में आज वो अध्ययन कर लिया था। तो आपको अच्छे से इनको समझना है, इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, इनके प्रचलित नाम पता होना चाहिए, इनके रासायनिक नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और किसका निर्माण है वो किस विधि से वो किया जाता है, उनको हम कैसे कैसे उनका निर्माण करेंगे व्यापारिक तौर पर, और उनके गुण क्या होते हैं और उनके उपयोग क्या होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए।